हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज से दोस्तों हम करने जा रहे हैं एस्टेट 2020 की तैयारी। दोस्तों आज हमारा टॉपिक होगा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के दोस्तों हम आज 300 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की? ये की थी दोस्तों विलियम वुंट ने, जो कि 1879 में की थी। और कहाँ की थी? ये की थी जर्मनी में। अगला है, किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? ये माना है लेव वाइगोत्स्की ने। अगला है, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये किया लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अगला है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? यह दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? ये कहा है दोस्तों सात्मीकरण। अगला है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? यह है दोस्तों किशोरावस्था से। अगला है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? ये दिया था दोस्तों जीन पियाजे ने। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? यह है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। अगला है, बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था दोस्तों फिलिप बर्नर ने। अगला है, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था दोस्तों जेपी गिलफोर्ड ने। अगला है, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? ये होती है दोस्तों बाल अवस्था में। अगला है, स्वप्रेम अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? ये होती है दोस्तों शैशवावस्था। अगला है, सामाजिकता नापने की विधि या स्केल कौन सी है? यह है सोशियोमेट्री यानी समाजमिति। अगला है, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? यह किया था डॉक्टर एडलर ने। अगला है, डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? ये थे 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक हैं। अगला है, बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? यह है 1 माह में। अगला है, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? यह है बहिर्मुखी का। अगला है, इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? यह है 8 अवस्था में। अगला है, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। यह कथन किसका है? यह है जीन पियाजे का। अगला है, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? यह है तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। अगला है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? यह है समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला है समाज के नियमों को सीखना, दूसरा है समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना
और तीसरा है सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। अगला है शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। यह है दोस्तों 350 ग्राम। अगला है स्वास्थ्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। यह होता है दोस्तों 1400 ग्राम। अगला है 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है। यह होता है दोस्तों 2 गुना। अगला है 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है। यह हो जाता है दोस्तों 3 गुना। अगला है जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है। जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में दोस्तों अधिक होती है। अगला है जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है। बालक की लंबाई लगभग 20 इंच तथा बालिका की लंबाई जो होती है दोस्तों वो होती है लगभग 19.5 इंच। अगला है मानव के अस्थायी दांत यानी दूध के दांत कितने होते हैं। ये होते हैं दोस्तों 20। अगला है मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं। ये हैं 12। अगला है किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं। ये हैं 4 दांत आते हैं। इन्हें अक्ल की दाढ़ भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अगला है मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है। यह है 23 गुणसूत्रों से। अगला है लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है। यह है 23वां जोड़ा। अगला है डिंब अवस्था कितने दिन की होती है। यह होती है दोस्तों 14 दिन की। अगला है पिंड अवस्था का समय कितना होता है। यह होता है दोस्तों 14 दिन 2 महीना। अगला है गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है। यह होता है दोस्तों 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक। अगला है मनुष्य किस प्रजाति में आता है। यह है दोस्तों होमोसैपियंस। अगला है जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है। यह होता है दोस्तों 2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पौंड होता है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई। यह हुई थी 1900 ईस्वी में। अगला है मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है। यह जाता है दोस्तों विलियम जेम्स को। यह अमेरिका के थे। अगला है अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। यह है विलियम जेम्स को। अगला है अंधों की लिपि के जनक कौन है। यह है लुई ब्रेल। अगला है एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है। यह है फ्रोबेल। अगला है नर्सरी पद्धति के जनक कौन है। यह है मारिया मोंटसरी। अगला है बूल एवं पर्यटन सिद्धांत किसने दिया। यह दिया था थोर्नडोइक ने। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया। यह दिया था पेवलोव ने। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया। यह दिया था स्किनर ने। अगला है जीन प्याजे किस विचारधारा के समर्थक थे। ये थे संज्ञानात्मक के। अगला है जीन प्याजे किस देश के निवासी थे। ये थे स्विट्जरलैंड के। अगला है जीन प्याजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए। ये किए अपने 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किए।
अगला है, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? ये है जीन पियाजे। अगला है, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? ये है जीन पियाजे। अगला है, कोलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये थे संज्ञानवादी। अगला है, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। अगला है, वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यह है विद्यालय एवं कक्षा में। अगला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? यह है जीन पियाजे को। अगला है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? यह है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा है? यह कथन स्ट्रेंग ने कहा है। अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली क्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित। अगला है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? यह है जीन पियाजे के द्वारा। अगला है, परिवार एक साधन है। यह है परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगला है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? आंसर है, एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला है, शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? यह है शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। अगला है, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? यह है किशोरावस्था में। अगला है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? यह है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? क्योंकि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अगला है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? यह है पूर्व बाल्य अवस्था को। अगला है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण ग्रह कौन सा है? यह है ईदम का। अगला है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? यह है छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना है। अगला है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? यह है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। अगला है, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? यह है प्रोजेक्ट विधि को। अगला है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? यह है विलियम जेम्स। अगला है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? यह है मैनकेन ने कहा। अगला है, शिक्षक आचार संहिता क्या है?
यह है शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। अगला है शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? यह है उसके छात्रों द्वारा। अगला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? यह है तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। अगला है सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? यह है पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है। अगला है छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? यह है मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? यह है जीन प्याजे द्वारा। अगला है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? यह है 7 से 12 वर्ष तक। अगला है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? यह है सृजनात्मक चिंतन के। अगला है बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। पहली थी विश्लेषणात्मक, दूसरा व्यवहारिक और तीसरी थी सृजनात्मक। अगला है जीन प्याजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन प्याजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। अगला है अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। यह है अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है ज्ञान, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है निर्देश और चौथा है आलोचना। अगला है टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगला है स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? आंसर है स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्तित्व नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। अगला है बकिंगम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? यह है बकिंगम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अगला है वेस्लर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? आंसर है वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। अगला है सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की है? सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। अगला है यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? यह है मूर्त बुद्धि को। अगला है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। अगला है मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये थे रुडोल्फ गायकेल 1590 में। अगला है सामाजिक अंत्यक्रिया किसे कहते हैं? यह है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंत्यक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि। अगला है प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? ये था आत्मा का विज्ञान। अगला है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? ये थे अरस्तु ने। अगला है 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और यह किसने कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यह पोम्पोनोजी ने कहा।
अगला है 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? ये था चेतना का विज्ञान। यह विलियम जेम्स या बुंट ने कहा। अगला है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? यह है व्यवहार का विज्ञान। यह वाटसन ने कहा। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? ये लिखी थी थॉर्नडाइक ने 1903 में। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? ये बना था 2009 में। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अगला है शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला है शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? यह है अनुच्छेद 21A से। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अगला है CBSE कब बना? ये बना था 1929 में। अगला है कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? यह है 1:30 होना चाहिए। अगला है शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? यह है CBSE बोर्ड। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? यह है बालकों का सर्वांगीण विकास। अगला है ज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? यह है विश्लेषण विधि में। अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? यह है संश्लेषण विधि में। अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? यह है आगमन विधि। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? यह है निगमन विधि। अगला है वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है? यह है आगमन विधि। अगला है वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है? यह है निगमन विधि। अगला है देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? यह है प्रदर्शन विधि पर। अगला है देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? यह है प्रयोगात्मक विधि पर। अगला है किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? यह है आगमन विधि में। अगला है करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? यह है प्रयोगशाला विधि। अगला है किंडरगार्टन विधि यानी LKG व UKG के जनक कौन है? यह है फ्रोबेल। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। अगला है मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? यह है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी जो कि इटली से हैं। यह विधि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। अगला है खेल पद्धति के जनक कौन है? यह है हेनरी क्रोल्डवेल कुक। अगला है डोल्ट ने पद्धति के जनक कौन है? यह है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। अगला है कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? यह है खेल के मैदान में। अगला है बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? यह है किशोर अवस्था में। अगला है क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? ये दिया था कर्ट लेविन ने। अगला है कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये थे जर्मनी के। अगला है गेस्टाल्टवादी क्या है?
जर्मनी के विद्वानों का समूह जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दिमर शामिल हैं। अगला है कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये थे संज्ञानवादी संप्रदाय के। अगला है क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? यह है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत पहला, दूसरा है स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, तीसरा बाल दिशा मनोविज्ञान। अगला है कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? यह है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र व स्वास्थ्य का क्षेत्र। अगला है अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? यह है रॉबर्ट गेने ने दिया। अगला है रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? यह हैं संज्ञानवादी। अगला है रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये थे अमेरिका के। अगला है रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? यह है 8 भागों में। अगला है रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? यह है संकेत अधिगम। अगला है रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? यह है समस्या समाधान अधिगम। अगला है रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? यह है 12 वर्ष के उपरांत। अगला है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? यह है पेवलोव ने। अगला है पेवलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये थे व्यवहारवादी। अगला है डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पर। अगला है खेत में बीजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। अगला है सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किए? ये किए थे कोहलर ने। अगला है कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये थे संज्ञानवादी। अगला है चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? ये किया था स्किनर ने। अगला है स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये थे व्यवहारवादी। अगला है नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? यह है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ये दिया था कोहलर ने। अगला है मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? यह है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। अगला है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था ब्रूनर ने। अगला है ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये थे संज्ञानवादी। अगला है कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? यह है क्षेत्रीय सिद्धांत। अगला है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? यह है संपूर्ण या समग्र। अगला है प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ये दिया था गुथ्री ने। अगला है शव सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था कार्ल रोजर ने। अगला है आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था अब्राहम मोसले ने। अगला है अधिगम का अर्थ क्या है? यह है सीखना। अगला है अधिगम से का तात्पर्य है? यह है मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगला है अधिगम पूर्ण कब होगा?
यह मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तब। अगला है संज्ञान किसे कहते हैं? यह किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। अगला है व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? यह है वॉटसन। अगला है मनोविज्ञान के जनक कौन है? यह है सिगमंड फ्रायड। अगला है मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? यह है सिगमंड फ्रायड। अगला है एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? यह है एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? यह है बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। अगला है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था स्पीयरमैन ने। अगला है स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? ये थे फ्रांस के। अगला है स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? ये थे सांख्यिकी विषय के। अगला है स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? यह है स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। अगला है बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? यह है रोना, बबलाना, हाव भाव। अगला है बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? यह है 5 वर्ष की उम्र में। अगला है बालक सबसे पहले क्या बोलता है? यह है व्यंजन। वह सबसे पहले मां शब्द बोलता है। अगला है बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? यह है मां की आवाज को। अगला है पर्यटन विधि के जनक कौन है? यह है पेस्टोलॉजी। अगला है खोज अनुसंधान होरिस्टिक विधि के जनक कौन है? यह है आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है खोज विधि का संबंध किससे है? यह है भूतकाल से। अगला है अन्वेषण विधि के जनक कौन है? यह है आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है अन्वेषण विधि का संबंध किससे है? यह है वर्तमान काल से। अगला है पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? यह है प्रोजेक्ट विधि। अगला है परियोजना विधि के जनक कौन है? यह है जॉन डेवी के योग्य शिष्य किलपैट्रिक। अगला है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? यह है रॉबर्ट बुश। अगला है इकाई उपागम के जनक कौन है? यह है मॉरिसन। अगला है जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? यह है 217। अगला है शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? यह है फीमर जो जांघ में होती है। अगला है शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? यह है स्टेपिज जो कान में होती है। अगला है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? यह है मंडीवल जो जबड़े में होती है। अगला है जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? यह है हल्का गुलाबी। अगला है नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? यह है 18 से 20 घंटे। अगला है बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? यह है 90%। अगला है बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? यह है 95%। अगला है बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं?
ये होती हैं 270 से 350 तक। अगला है निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? ये नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। अगला है शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? यह है 25%। अगला है 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये होता है दोस्तों 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। अगला है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये होती हैं 206 हड्डियां। अगला है बालक के विकास की दशा कैसी होती है? यह है सिर से पैर की ओर। अगला है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? यह है सिगमंड फ्रायड। अगला है तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? यह है किशोर अवस्था को। अगला है किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? यह है स्टैनले हॉल ने। अगला है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था कोलबर्ग ने। अगला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था मैकडोनल। अगला है संवेग क्या है? यह है मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध व खुशी। अगला है व्यक्तित्व का स्वयं सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था कार्ल रोजर ने। अगला है सीखने का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला है खेल पद्धति के जनक कौन है? ये है किलपैट्रिक। अगला है ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? यह है आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? यह है जॉन डेवी। अगला है अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? ये होते हैं 20। अगला है शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये होता है लगभग 350 ग्राम। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये होता है लगभग 1400 ग्राम। अगला है जीन प्याजे ने जनेवा में किसकी स्थापना की? ये की थी लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। अगला है जीन प्याजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? यह है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। अगला है जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई? ये है 4 अवस्था। पहला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी है ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 18 वर्ष तक। अगला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? यह है इंद्रियजन ज्ञान की अवस्था। अगला है अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? यह है किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। अगला है अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? यह हैं 3 प्रकार के। अगला है धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? यह है 3 प्रकार का। अगला है गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? यह है डिसकैलकुलिया। अगला है पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? यह है
डिसलेक्सिया। अगला है लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? यह है डिसग्राफिया। अगला है लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? यह है डिसप्रैक्सिया। अगला है अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? यह है ADHD। अगला है विशिष्ट बालक कौन होते हैं? यह है वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। अगला है विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? ये हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, गूंगा, बहरा और अंधा, सृजनशील बालक और संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। अगला है समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? ये है विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा प्रणाली कहलाती है। अगला है प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? ये है ऐसे बालक जिनका IQ 110 से अधिक होता है, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। अगला है पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? यह है ऐसे बालक जिनका IQ 90 से कम होता है, उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। अगला है सामान्य बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है? यह है 90 से 110 के बीच में। अगला है सृजनशील बालक किसे कहते हैं? यह सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती हैं, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं। अगला है सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? यह है 120 से अधिक। अगला है वंचित बालक किसे कहते हैं? ये हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए, उन्हें वंचित बालक कहते हैं। अगला है बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध बालक कहलाते हैं। अगला है बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। ये हैं चोरी करने वाले बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक, तीसरा स्कूल में मारपीट और हिंसा करने वाले बालक, और चौथा स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करना आदि। अगला है बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या है? यह है आनुवंशिकता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, शारीरिक दोष और घर का वातावरण अशांत होना आदि आदि। अगला है बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या है? यह है मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्रीय विधि और वैधानिक विधि। अगला है समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? यह है वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। अगला है समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। अगला है गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? यह है लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्राभिमुख। अगला है वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए? यह है मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक विचारों का सहचर्य और लोचशील और विविध, यानी 5 तत्व दिए हैं।
अगला है सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? यह है मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण करने की क्षमता और विभिन्नता। अगला है सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या हैं? यह है सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उच्च महत्वाकांक्षी वाले होते हैं, विचार व्यापक होते हैं, संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है और एकाग्रता पाई जाती है। अगला है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह किसने कहा? यह कहा था अरस्तु ने। अगला है बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? यह है पहली घर एवं परिवार, दूसरी खेल का मैदान और तीसरी स्कूल। अगला है बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था जीन प्याजे ने। अगला है बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था गोलमैन ने। अगला है बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था आइजैक ने। अगला है किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? यह है यौन संबंधी समस्या। अगला है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? यह है किशोरावस्था के बाद। अगला है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? यह है बाल्यावस्था। अगला है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? यह है किशोरावस्था की। अगला है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? यह है निरंतरता के सिद्धांत से। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। यह है मानव व्यवहार का। अगला है विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? यह है ड्राइवर का। अगला है बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? यह है अपने परिवार से। अगला है 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? यह होता है 50,000 शब्दों तक। अगला है 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? यह होता है 80,000 शब्दों तक। अगला है लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? यह होता है लड़कियों का। अगला है भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? यह है अनुकरण के द्वारा, खेल विधि के द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि से। अगला है लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? यह है 6 वर्ष की उम्र तक। अगला है भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यह है लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार, समूह का प्रभाव आदि आदि। अगला है मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? यह है बुद्धि का। अगला है बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? यह किया था यूनान के दार्शनिकों ने। अगला है आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? ये थे अल्बर्ट बीने ने 1904 में। अगला है मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? ये थे अल्फ्रेड बीने ने। अगला है अल्फ्रेड बीने किस देश के निवासी थे? ये थे फ्रांस के। अगला है अल्फ्रेड बीने
किस विषय के प्रोफेसर थे? ये थे मनोविज्ञान के। अगला है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था अल्फ्रेड बीने एवं उनके सहयोगियों ने। अगला है बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिए? ये दिया था स्पीयरमैन ने। अगला है बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये है जी कारक सिद्धांत और दूसरा है एस कारक सिद्धांत। अगला है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था थर्स्टन ने। अगला है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला है बुद्धि का बहुलक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था गार्डनर ने। अगला है बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था आरबी कैटल ने। अगला है बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था थॉमसन ने। अगला है बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? ये दिया था अल्फ्रेड बीने ने सन 1905 में। अगला है मानसिक आयु क्या है? यह किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या क्रम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। अगला है अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? ये बांटा है 3 भागों में। अगला है स्टर्न ने बुद्धि लब्धि को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? ये थे स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा और सूत्र था दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में 100। अगला है बार्टिया परीक्षण संबंध किससे है? यह है बुद्धि को नापने से। अगला है वेस्लर परीक्षण का संबंध किससे है? यह है बुद्धि को नापने से। अगला है स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? यह किया था टर्मन ने। अगला है बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? ये बनाई गई थी जर्मनी में 1879 में। अगला है बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था वेस्लर महोदय ने सन 1960 में। अगला है बच्चों में आधारहीन आत्म चेतन अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? यह है किशोरावस्था से। अगला है डिसलेक्सिया संबंधित है। यह है पढ़ने संबंधित विकार से। अगला है श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? यह है दृश्य साधन में। अगला है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की खालिस्तान होती है। ये होती है दोस्तों नाम मात्र की भूमिका। अगला है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यह है अच्छी लिखावट। अगला है बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? ये दिया था कैटल ने। अगला है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? ये की गई थी जीन पियाजे द्वारा। अगला है डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? यह है आंकिक अक्षमता से। अगला है शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? यह सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। अगला है आवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। यह है वंशानुगत कारकों के। अगला है स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों बासाई बुद्धि।
अगला है बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? यह है सामान्य बुद्धि का। अगला है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? यह किया था बिने साइमन ने। अगला है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? यह है प्रतिभाशाली। अगला है सृजनशीलता मौलिक परिणामों में को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? यह है करो एंड करो का। अगला है मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? ये दिया बिने साइमन ने। अगला है द्वित्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह है स्पीयरमैन। अगला है गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? यह है 3। अगला है किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। यह किसने कहा? ये कहा था कोलसनिक ने। अंतिम है दोस्तों, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों जलशील्ड का। लीजिए दोस्तों, आपका 300 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं पेडागोगी के, बाल मनोविज्ञान के। तो दोस्तों बस आप ये 2 से 3 बार ये वीडियो देख लीजिए, आपके एस्टेट में 30 में से 30 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।